एवरीवन, आज देखते हैं पिछले क्लास का क्वार्टर जॉइंट का जो हमने देखा था कि किस प्रकार से वर्किंग करता है, उसका स्टेप प्रोसीजर कैसे अपन डिजाइन करेंगे क्वार्टर जॉइंट। तो क्वार्टर जॉइंट बेसिकली क्या हमने समझा था कि क्या होता है क्वार्टर जॉइंट, किस प्रकार से क्वार्टर जॉइंट का यूज होता है, कहाँ कहाँ उसके एप्लीकेशन है। ज्वाइंट्स में हमने पढ़ा था कि दो टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं, क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट, जिनको हमको डिजाइन करना है। अब देखते हैं कि क्वार्टर जॉइंट तो पिछले क्लास में हमने देखा डिटेल में कि कैसे उसका वर्किंग होता है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है। सिंपल है बहुत ही। अगर मैं उसका टॉप व्यू ड्रॉ करूं तो ये एक सिंपल सा अपन क्वार्टर जॉइंट यूज करते हैं। ये क्वार्टर जॉइंट कोई भी दो रॉड या शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये क्वार्टर जॉइंट है, इसका टॉप व्यू बना रहा हूं। ये क्वार्टर जॉइंट है जिसमें हमने दो रॉड, एक रॉड और दोनों रॉड को हमने बीच से जॉइंट किया है विद द हेल्प ऑफ क्वार्टर। तो इसके तीन पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि पहला पार्ट जो लेफ्ट पार्ट होता है वो कौन सा है, सॉकेट पार्ट होता है, जो इस प्रकार से रहता है। और जो राइट साइड वाला जो पार्ट रहता है वो स्पीगॉट पार्ट होता है, वो इस प्रकार से रहता है। और बीच से हम एक क्वार्टर इंसर्ट करते हैं, जाकि वही जाके ज्वाइन होता है और ज्वाइंट डेवलप करता है। क्वार्टर जॉइंट में जैसा कि बताया था कि केवल को एक्सियल फोर्सेस लगते हैं, उसी में ही एक क्वार्टर जॉइंट काम करता है। कोई भी शाफ्ट या रॉड जो रोटेट हो रहा हो, जिसमें टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा हो, उन रॉड्स या शाफ्ट को हम क्वार्टर जॉइंट से कनेक्ट नहीं कर सकते या कनेक्ट या जोड़ नहीं सकते। तो ये इसका एक वर्किंग था जो हमने पिछली बार देखा था, पिछले क्लास में। साथ ही साथ हमने देखा था कि बहुत सारे उसके नोटेशंस थे। नोटेशंस मतलब कि हमने फोर्स को पी से, जैसे कि बताया था आपको, फोर्स को हमने हमने पी से डिनोट किया था, डायमीटर को डी से डिनोट किया था, थिकनेस को टी से। तो बहुत सारे उसके हमने नोटेशंस देखे थे, 12-15 नोटेशंस को हमको डिजाइन करते टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में इसकी वैल्यूज कितनी है। तो ये बेसिक प्रोसीजर है कि हमको सारे नोटेशन है उनकी वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। तो इस वीडियो में हम स्टेप्स के बारे में जानेंगे, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वार्टर जॉइंट का। तो देखिएगा, सबसे पहले स्टेप 1, इस स्टेप को फॉलो करते जाना है। स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, और जितने भी वैल्यूज है सबको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। तो स्टेप 1 जो है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच रॉड। हमने देखा था कि जो रॉड का डायमीटर था, ये जो रॉड है, इन दोनों रॉड को हमने बीच में क्वार्टर डाल के कनेक्ट किया है। तो इस रॉड का डायमीटर ऑफ ईच रॉड, ये जो रॉड है, इस रॉड की नोटेशन हमने स्मॉल डी दिया हुआ था। तो इसको हमको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये d इक्वल टू √4p अपॉन पाई सिग्मा टी। डी की वैल्यू हमको निकालना है। पी की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। पाई कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती 3.414। सिग्मा टी की वैल्यू, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, या आपको टेबल से निकालना पड़ेगा। कुछ वैल्यूज दी रहेंगी, उससे रिलेट करके आपको टेबल से सिग्मा टी या टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसको हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। जो दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको हम कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। तो इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है। साथ ही साथ इसमें दो टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। एक होता है, अगर हम खींचते हैं तो उसमें एक क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, और दूसरा शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था स्ट्रेस के टाइम में, बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, जिसमें यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो क्रशिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो ध्यान दीजिएगा, टेंसाइल फोर्स हमने लगाया है, और साथ ही साथ उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है स्पीगॉट और कॉलर में, वो स्पीगॉट और सॉकेट में जो है वो शियर स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस। तो यहां पर से इस स्टेप 1 से आपको डी की वैल्यू निकल जाएगी। फिर से बता देता हूं, डी की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये इक्वेशन का यूज किया। इस इक्वेशन में 4 कांस्टेंट है, पी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, जो पी की वैल्यू फोर्स की है। पाई जो है वो कांस्टेंट है 3.144,
नेक्स्ट है सिग्मा टी की वैल्यू जो है वो आपको टेबल से विद द हेल्प ऑफ कुछ एक वैल्यूज दिया रहेगा उससे रिलेट करके आपको निकालना है। जैसे कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया रहेगा तो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं इसको। जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वैल्यूज कहां कहां से आती है। तो ये स्टेप से आपको D1 कैलकुलेट हो गया, यहां से आपने D की वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ क्वार्टर। तो हमने जो क्वार्टर का जो थिकनेस था, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थिकनेस क्वार्टर का बोल रहा है। क्वार्टर मतलब जो हमने बीच में इंसर्ट किया हुआ है, पेपर शेप में कल देखा था हमने, बीच का जो इंसर्ट किया हुआ जो लॉक करने का जो था उसको हम बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर की जो थिकनेस है उसको हमने टी से डिनोट किया है, स्मॉल टी। अब टी की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक इंपेरिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के थ्रू हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अब ये जो डी की वैल्यू यहाँ पे आई थी, जो भी हमारे डी की वैल्यू आएगी, मान लीजिए 40 mm एग्जाम्पल है, 40 mm आई है, तो हम उस 40 mm को यहाँ पे इस डी की वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमको टी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो ये बहुत ही आसान स्टेप है, केवल वैल्यूज को हमको हर स्टेप में, जो पहले स्टेप में जो वैल्यूज हमको निकल के आ रही है वो दूसरे स्टेप में हमको पुट करना है और जो सामने वाली वैल्यू है उसकी वैल्यू हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट आता है स्टेप 3 में। स्टेप 3 में देखिएगा कैलकुलेट द डायमीटर D2, जिसको हमने D2 से डिनोट किया है, D2 ऑफ द स्पिगॉट ऑन द बेसिस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। जैसा कि मैंने बताया था कि हमने टेंसाइल फोर्स लगाया है तो वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप होगा। तो हमको यहाँ पर स्पिगॉट, जो स्पिगॉट था उसका जो राइट पार्ट था, ये मैंने बताया था कि ये सॉकेट एंड है और ये जो बताया था मैंने स्पिगॉट एंड है। जो स्पिगॉट है, स्पिगॉट जो एंड है उसका हमको डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो वो डायमीटर हमने किससे डिनोट किया है? D2 से। तो D2 से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए इंपेरिकल रिलेशनशिप यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि P की वैल्यू हमने देखा था कि क्वेश्चन में ये वाले P की वैल्यू को हमने निकाला था, साथ ही साथ इस P की वैल्यू को हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया। π/4 वैल्यूज पता है, पाई की 3.14, T की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी, ये वाले इक्वेशन से हमको T की वैल्यू मिल जाएगी, हम यहाँ पुट कर देंगे। और सिग्मा T जैसा कि हमने यहाँ पे पुट किया था सेम यहाँ पे पुट करेंगे तो सिर्फ एक ही अननोन रह जाएगा, वो है सिर्फ D2 की वैल्यू। तो यहां पर से हम D2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर से हमने D2 की वैल्यू निकाल लिया, ये हमारी D2 की वैल्यू निकल गई फ्रॉम द स्टेप 3। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमारा क्लियर है कि हमने पहले D निकाला, देन स्मॉल t निकाला, देन D2 की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है व्हेन द वैल्यूज ऑफ P, T एंड सिग्मा T आर सब्स्टिट्यूटेड द अबव एक्सप्रेशन बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इस वैल्यूज को हम इन तीनों वैल्यूज को P की वैल्यू, T की वैल्यू और सिग्मा T की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकलेगी। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप का इक्वेशन बनेगा, वहां से दो वैल्यूज निकलेंगी, हो सकता है एक वैल्यू निगेटिव हो, एक वैल्यू पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव वैल्यू को हमको कंसिडर करना है। तो यहां पर से आपको D2 की वैल्यू निकल गई। आते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 में। स्टेप 4 जो है वो कैलकुलेट द आउटसाइड डायमीटर। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट। स्पिगॉट का डायमीटर हमने कैलकुलेट किया था, जिसको हमने डिनोट किया है स्मॉल D2 से। अब यहां पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आउटसाइड डायमीटर है D1 कैलकुलेट कर रहे हैं इस इक्वेशन के थ्रू। ये भी एक इंपेरिकल इक्वेशन है, यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगा। सिमिलरली हमको D1 की वैल्यू पुट करनी है। D1 की वैल्यू हमको कहां से मिलेगी, एक्चुअल में D1 निकालना है, D2 की वैल्यू कहां से मिलेगी आपको, यहां से हमने निकाल चुका है D2 की वैल्यू। सिग्मा T की वैल्यू हमने यहां से निकाला हुआ है, जैसे भी पता है हमको। P की वैल्यू हमको फाइंड पहले से ही पता है क्वेश्चन में, तो ये सारे वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, D1 की वैल्यू निकल जाएगी ये। तो यहां पर से हमने स्टेप बाय स्टेप फोर्थ स्टेप में हमने D1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लिया है। सारे वैल्यूज पुट कीजिएगा, आपको D1 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 5, डायमीटर ऑफ स्पिगॉट एंड सॉकेट कॉलर्स D3 एंड D4 रिस्पेक्टिवली। अब यहां पर हमको स्पिगॉट और सॉकेट कॉलर का जो डायमीटर, जिसे हमने फिगर जब हमने कल समझा था, कंस्ट्रक्शन समझा था, तो हमने देखा था कि स्पिगॉट और सॉकेट कॉलर को हमने D3 और D4 से डिनोट किया था। तो उसकी वैल्यूज
निकालने के लिए हमको एक छोटा सा दो रिलेशन दिया हुआ है, इंपेरिकल इक्वेशन दिया हुआ है, D3 इक्वल टू 1.5D, D4 इक्वल टू 2.4D। अब ये D की वैल्यू कहां से मिली थी आपको? स्टेप 1 से। यहां से आपने D की वैल्यू कैलकुलेट किया, इस D की वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए, आपको D3 और D4 दोनों में वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपको इन सब की जो है वैल्यूज निकालनी है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 6। द डायमेंशंस A एंड C आर कैलकुलेटेड बाय A इक्वल टू C इक्वल टू 0.75D। ये भी एक इक्वेशन है जहां से हम A और C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.75D, D की वैल्यू फिर से जो है D की वैल्यू इसको हम यहां पे पुट कर दिए, तो A इक्वल है C के और C इक्वल है इस वैल्यू के। तो जो भी वैल्यूज आएगी वो हमारे A और C की वैल्यूज है। तो ये आप लोग यहां से A और C की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर स्टेप 6 से हमने इस रिलेशन से यहां पर A और C की वैल्यू भी निकाली। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे डीपली, जब हम देखेंगे न्यूमेरिकल को, तब स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हम इसको एक्चुअली स्टेप को अप्लाई करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे हम वैल्यूज को निकालते हैं आसानी से सॉल्व करके। स्टेप आप लोगों को छोड़ना नहीं है, स्टेप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है, तब जाके आप एक अच्छे उसमें आंसर, अच्छे रिजल्ट पे पहुंचेंगे। अगर स्टेप आप कहीं भूल जाते हैं या आपका से कहीं स्किप हो जाता है तो फिर जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व नहीं होंगे, आपको थोड़ा सा उसमें कठिनाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 7, कैलकुलेट विड्थ, जिसको हमने डिनोट किया है स्मॉल b से। विड्थ को हमने डिनोट किया है स्मॉल b से। तो कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द क्वार्टर बाय शियर एंड बेंडिंग कंसिडरेशंस, बाय शियर एंड बेंडिंग कंसिडरेशन। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है जिसपे हमको b कैलकुलेट करना है। देखिए दोनों इक्वेशन में b कैलकुलेट करना है अपने को। पहले हम ये बेंडिंग, पहले हम शियर, ये देखिए टाउ शियर, इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, और ये होता है सिग्मा बी मतलब बेंडिंग स्ट्रेस। तो इन दोनों इक्वेशन से पहले हम यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे। इन सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद जो बी की वैल्यू आएगी और इन सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद जो बी की वैल्यू आएगी, पहले हम शियरिंग कंसीडरेशन करेंगे और दूसरे में बेंडिंग कंसीडरेशन, मतलब यहाँ पे टाउ की वैल्यू रखेंगे और इसमें सिग्मा बी की वैल्यू रखेंगे। इन दोनों वैल्यूज को रखने के बाद जो भी बी की वैल्यू आएगी उसमें विच एंड सेलेक्ट विच एवर इज मैक्सिमम इनटू वैल्यूज। इन दोनों वैल्यू में जो भी दो बड़ी वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू में जो भी बड़ी वैल्यू आएगी उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ विड्थ। मतलब बी की वैल्यू वही होगी। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें एक वैल्यू आएगी और इसमें एक वैल्यू आएगी। इन दोनों वैल्यू में जो बड़ी वैल्यू होगी वही हमारी बी होगी, स्मॉल बी मतलब विड्थ होगी। नेक्स्ट स्टेप है ये स्टेप 7, क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 8 में। तो देखिएगा स्टेप में ये स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दोनों स्टेप हमको डिसाइड करेगा कि हमने अभी तक की जो स्टेप जो सॉल्व किए हैं, जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली है वो सही है या नहीं, हमारा डिजाइन सक्सेस है या नहीं। आप चेक कीजिएगा यहाँ पे सिग्मा सी पहले लिखा हुआ है, चेक द क्रशिंग एंड शियर स्ट्रेस इन द स्पिगॉट। पहले हमको स्पिगॉट की जो वैल्यूज है, जिसमें जो क्रशिंग और शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसके थ्रू हमको यहाँ पे चेक करना है कि हमारा डिजाइन सही है या नहीं। तो कैसे आपने कैलकुलेट करना है, सिग्मा सी की वैल्यू आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस की, क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपको दी हुई होगी। टाउ आपको जो आपको यहाँ पे आपने पुट किया था वो वैल्यू भी आपको एक रिलेशन की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कैसे हम इसका कैलकुलेट करते हैं। तो इन सारे वैल्यूज को आपको पुट करना है और सिग्मा सी और टाउ की वैल्यू निकालनी है। अब जब आप स्टार्टिंग में जो सिग्मा सी, सिग्मा टाउ, सिग्मा टी की वैल्यूज आपने कैलकुलेट, जो आपने फाइंड आउट किया था, जो आपके पास वैल्यूज था, उससे हमको मिलाना है कि यहाँ पे जो सिग्मा सी और टाउ की वैल्यू आ रही है क्या वो ज्यादा आ रही है। अगर सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा सी परमिसिबल, टाउ परमिसिबल, परमिसिबल मतलब इन परमिसिबल वैल्यूज से हमारा अगर एक्सीड कर रहा है, मान लीजिए ये वाली, ये दोनों वैल्यू से ज्यादा आ रही है, सिग्मा सी परमिसिबल से सिग्मा सी की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, सिमिलरली टाउ परमिसिबल से टाउ की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, तो इन दोनों वैल्यूज में ये हमारा डिजाइन अनसक्सेसफुल है। मतलब हमने जितना वैल्यूज परमिट किया था उतनी वैल्यूज से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब हमारा डिजाइन फेल हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी वैल्यूज हमेशा क्या होनी चाहिए,
जो भी इन दोनों की वैल्यू आएगी वो हमेशा कम होनी चाहिए। तो यहां पे आपका डिजाइन सक्सेस होगा। सिमिलरली ये आपका स्पीवॉल के केस के लिए है, सेम आपका सॉकेट के केस के लिए है। आप यहाँ पे फिर से इन सारे वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज आपने यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। D4, D2, D4 सारे वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर लिया है। इन सारे वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट की, जैसे कि D4 आपने यहां से कैलकुलेट किया है, D2 आपने यहां से कैलकुलेट किया है। तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए। देखिए कि सिग्मा सी और टाउ जो परमिसिबल सिग्मा जो सी है या टाउ है उससे ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो हमारा डिजाइन अनसक्सेसफुल है, फेल है। और अगर हमारा जो वैल्यूज है इन दोनों की वैल्यूज अगर कम आ रही है तो वो डिजाइन सक्सेसफुल है और हम उसको डिजाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 10, लास्ट स्टेप है जिसमें हमको थिकनेस कैलकुलेट करना है स्पिगॉट कॉलर का। और ये थिकनेस हम किससे डिनोट किए हैं? T1 से। स्मॉल T1 से हमने डिनोट किया है। तो स्मॉल T1 क्या है? थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर। तो स्पिगॉट कॉलर डिनोट हमने T1 से किया है। इसकी वैल्यू यहां पर से रिलेशन से आएगी 0.45 D से। अब 0.45 D में इस D की वैल्यू को आपने यहां से सीधा लाना है। आपको ये वाली वैल्यू को पुट कर देनी है। तो ये D की वैल्यू आप पुट करने के बाद यहां पर से आप T1 भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहां पर डिजाइन के सारे नोटेशन जो हमने फिगर के टाइम देखे थे ड्रॉ करके कि हमने कितने सारे नोटेशन हमने P है, A है, C है, D1 है, D2 सारे की वैल्यूज हमने यहां से निकाल लिया है और दे भी चेक कर लिया है कि हम इस डिजाइन को, हमारा डिजाइन सक्सेस है कि नहीं है, कहीं फेल तो नहीं हो रहा है। ये भी हमने स्टेप 8 और 9 से हमने चेक कर लिया है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, अगर कोई डिजाइन करने का क्वेश्चन आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे प्रॉब्लम करके कि किस प्रकार से हम डिजाइन किए हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे नकल ज्वाइंट के बारे में। सेम ज्वाइंट है, कुछ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन में है बट काम प्रोसेस वही है सेम। उसको भी 2 रॉड या 2 शाफ्ट या 2 मशीन पार्ट को ज्वाइन करने के काम आता है नकल ज्वाइंट। तो वो भी देखेंगे हम डिटेल में। तो ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप आपको बुक में मिल जाएगी। मशीन डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स बी भंडारी की बुक में आपको मिल जाएंगे ये सारे स्टेप्स। तो आप स्टेप ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1-2 प्रश्न, 1-2 क्वेश्चन, 1-2 प्रॉब्लम, 1-2 न्यूमेरिकल आप जरूर अपने घर पे ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है, केवल वैल्यूज पुट करना है, हमको आंसर निकालना है। सो थैंक यू सो मच।